क्योंकि भारत उनका एक प्रतिद्वंदी बन सकता है। चाइना के अंदर एक नैरेटिव है पॉपुलेशन, एरिया और हेरिटेज, इसको लेकर हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, हमारा सबसे बड़ा एक क्षेत्रफल है और हमारी एक 10,000 साल पुरानी संस्कृति है और सारी दुनिया के हम मध्य के अंदर हैं और इसलिए एशिया ही नहीं पूरे विश्व के अंदर हम सबसे बड़ी महाशक्ति हैं। इस दुनिया का नेतृत्व करना ये हमारा जन्मप्रद अधिकार है और इसके अंदर भारत उनके लिए कंपटीटर हो सकता है। और केवल भारत नहीं, कभी कम्युनिस्ट वर्ल्ड का नेतृत्व करने की रशिया और चाइना की होड़ चली थी, चाइना ने रशिया को स्वीकार नहीं किया। यह वहां की सोसाइटी में इनहेरेंट नैरेटिव है। चाइना की यूनिवर्सिटी का कोई भी प्रोग्राम होगा तो सामने एक पूरा वीडियो दिखाया जाएगा जिसके अंदर वो दिखाएंगे दुनिया का ग्लोब घूमता हुआ, उसमें चीन दुनिया का कितना बड़ा साम्राज्य था, हम कितने बड़े क्षेत्र के अंदर राज्य करते थे, दुनिया के विज्ञान को हमारा क्या योगदान था, हमारी क्या माइट थी, आज हम क्या हैं, हमको क्या बनना है। चाइना के मन में एकदम क्लियर है कि वो उसका लक्ष्य क्या है। उसको भारत के साथ शांति से रहना नहीं है। भारत का नैरेटिव क्या है? चाइना की पॉलिसी में कहीं इनकंसिस्टेंसी नहीं है। 4 बातें उनकी तय है। फर्स्ट, माओ का कंसेप्ट ऑफ वार। माओ का कंसेप्ट ऑफ वार क्या है? ये माओइज्म क्या है? हमारे यहां कम्युनिज्म और माओइज्म के अंतर को भी लोग समझते नहीं है। मार्क्स, लेनिन और माओ ये तीनों मिलकर जो बनता है ये लोगों के ध्यान में नहीं आता। दुनिया के किसी भी देश को तोड़ना है तो वहां पर पीपल्स के मूवमेंट खड़े करो। हर दुनिया में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस है, कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन। वो कॉन्ट्राडिक्शंस को डिवीजन में बदलो। वो जो डिविजन्स है उसके आधार पर डाइसेंशंस खड़े कर दो, तनाव पैदा कर दो समाज के अंदर और उन तनावों को अनरेस्ट में बदल दो, असंतोष खड़ा कर दो अगेंस्ट द स्टेट और डिस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशंस। ये चाइना की पॉलिसी है। पिछले 50-60 साल से भारत में वो यही कर रहा है। ये करने के लिए वो प्रत्यक्ष माओइज्म का मूवमेंट हो, वो माओ की पार्टी हो वो हो, या नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो अल्फा, वो NACN, वो मणिपुर के सेपरेटिस्ट ग्रुप, इन सब के लिए वो हथियार, ट्रेनिंग, पैसा, ये सब कुछ जो देता है उसका अल्टीमेट क्या है? हाउ टू डिस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशंस यूजिंग द कंट्राडिक्शंस, डिविजन्स विद इन द सोसाइटी। यह माओ की पॉलिसी है। चाइना की नीति में एकदम पक्का है, वी विल नेवर सेटल द बॉर्डर्स। हम बॉर्डर कभी सेटल नहीं करेंगे। उसने सबसे बॉर्डर सेटल किए हैं, भारत से नहीं किए। वो कहीं पर भी बॉर्डर सेटल नहीं करेगा। क्यों? उसको हिमालय का महत्व पता है, रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, सामरिक महत्व हिमालय का। वो क्यों बॉर्डर सेटल करेगा? जिस भी दिन करेगा उस दिन वो अपनी शर्तों पर, अपने इंटरेस्ट के अंदर करेगा और वो भी स्थायी नहीं होगा। वो जैसे जैसे उसके इंटरेस्ट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो भी उसको अपनी बातों से पीछे वो हटता जाएगा। ये चाइना की नीति है। हम अपने इस सारे क्षेत्र के प्रति जागरूक है क्या? हिमालय के इस सारे क्षेत्र के अंदर धीरे धीरे करके चाइना ने अपने आधार के ऊपर, बॉर्डर्स के ऊपर अपनी पोस्टें बनाई हैं। केवल इतना नहीं बनाया, इस पूरे हिमालय के समाज को लेकर पीछे एक तिब्बत के समर्थन में एक कार्यक्रम हो रहा था। मुझे एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा कि आप आइए। मैंने कहा कि आप इस तिब्बती मूवमेंट को इतना क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? उनने मुझे कहा कि नहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमारी कमिटमेंट भी है, ये सब भी है। मैंने कहा ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन आपको ये मालूम है क्या कि ये तिब्बतियों की आजादी के आंदोलन में आज चाइना कहां है? पूरे हिमालय के अंदर हमारा एक नालंदा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, इसको मानने वाले लोग थे। हम तिब्बती बुद्धिज्म को मानने वाले लोग नहीं थे। हमारा एक हिमालयन बुद्धिज्म था। इस सारे क्षेत्र के अंदर धीरे धीरे करके चाइना रन तिब्बत की मोनेस्ट्रीज के मॉन्क्स ये वहां पर आकर काबिज होते जा रहे हैं। एक पूरी सोसाइटी उसके अंदर वो अपना एक नैरेटिव ये खड़ा करते जा रहे हैं और वो एग्रेशन केवल मिलिट्री का नहीं है, दैट इज ए कल्चरल एग्रेशन। इसके प्रति अपने देश समाज के अंदर कोई जागरूकता है क्या?
विषयों को लेकर जब विचार करने लगते हैं तो ध्यान में क्या आता है? चाइना की पॉलिसी एकदम तय है, हिमालय के अंदर धीरे धीरे करके उसने उस पूरे हिमालय पर काबिज होना है और वो करेगा उसको लेकर, ये उसकी सोच है। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उस पड़ोसी देशों से भारत को उलझा के रखो और इसलिए उन पड़ोसी देशों में भारत विरोधी जो ताकतें हैं उन भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा दो। वो बांग्लादेश के अंदर कोई हो सकते हैं, वो लंका में हो सकते हैं, वो पाकिस्तान में हो सकते हैं, जो भी भारत के खिलाफ है उनको वहां ताकतवर करना ताकि भारत अपने पड़ोस में ही एंगेज रहे। उसने किया और चौथी उसकी नीति बड़ी तय है, एनसर्कलिंग द इंडिया। भारत विरोधी ताकतों को भारत के पड़ोस में बढ़ावा देना और चारों तरफ से भारत को घेरना। चाइना की ये 4 बातों को लेकर एकदम क्लियरिटी है। कोको म्यांमार से उसने द्वीप लिया, हम्बनतोता का बेस लंका से ले लिया, गवादर पाकिस्तान से ले लिया, सेशल से जम्बूती ले लिया, मलक्का और हार्मो स्ट्रेट्स में उसने अपने बेस बनाने शुरू कर दिए। कुल मिलाकर भारत को कैसे घेर सकते हैं ये उसकी एक सोच है। हमारी चीन को लेकर क्या, इन सब विषयों को लेकर हमारी जागरूकता है क्या? कभी कभी मैं सोचता हूं, जब नैरेटिव की बात मैं कर रहा था कि दृष्टि और सृष्टि की बात कर रहा था, पड़ोसी देश इनकी और हमारा देखने का दृष्टिकोण क्या चाहिए? तिब्बत, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थोड़ा पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण तो भारत विरोध पर हो गया, लेकिन वो भी दोनों ये पड़ोसी है क्या? हजारों साल की हमारी जिस संस्कृति की हम बात करते हैं वो संस्कृति का निर्माण इस सारे क्षेत्र ने मिलकर किया है। हमारा एक समाज रहा है, राज्य तो हमेशा रहे, लेकिन पीपल वर वन। आज राज्य अलग होते हुए पीपल भी बट गए, ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। केवल 100 साल के ब्रिटिश इंडिया में कंसेप्ट ऑफ भारत ही समाप्त हो गया। हमारा कंसेप्ट भारत को लेकर क्या हो गया, वो ब्रिटिश इंडिया का हो गया। क्यों? ब्रिटिशर नेवल पावर थे, वो आर्मी नहीं थे। वो यहां पर अपने साम्राज्यवादी उपनिवेशक के इंटरेस्ट के लिए आए थे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए आए थे। उनको हिमालय में जाना नहीं था। उनके कंपटीटर 2 बड़े थे, चाइना और रशिया, और इसीलिए उन्होंने जो लैंड मास था भारत का, जो नीचे प्लेन्स, उस सब पर अपना ब्रिटिश इंडिया बनाया और हिमालयन किंगडम जितने थे उनके साथ उन्होंने संधियां कर ली और उनको एक बफर स्टेट मान लिया बिटवीन भारत, ब्रिटिश इंडिया, भारत नहीं, बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड चाइना, ब्रिटिश इंडिया एंड रशिया। क्योंकि रशिया कजाकिस्तान तक आ गया था, तजाकिस्तान तक आ गया था, बिल्कुल हमारी सीमा पर आ गया था। तिब्बत अप टू 47 British India were the protector and Tibet was the protectorate. देश की आजादी के बाद दलाई लामा ने उस समय ये संदेश भारत को कहा कि जो संधियां ब्रिटिश इंडिया के साथ है हम उसको रिवाइव करते हैं। 58 तक तो हमारा डाकखाना वहां था। फॉरेन पॉलिसी एंड सुरक्षा इसकी जिम्मेदारी हमारी थी। नेपाल भारत से कब अलग था? 1937 के अंदर म्यांमार, 1931 का सेंसस होता है, बर्मा वाज द वन ऑफ द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दे डिसाइडेड 37 में जब उन्होंने अलग करने की कोशिश की, बहुत बड़ा वहां बड़े बड़े नेताओं ने आंदोलन चलाया कि आप हमको भारत से अलग क्यों कर रहे हैं। मैं 43 का उनकी आजादी के आंदोलन का एक पोस्टर देख रहा था। उस पोस्टर में 4 फोटो थे, एक पूज्य महात्मा गांधी जी का, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का और चौथा वहां के एक बड़े नेता थे सानिया सेन। ये 4 का फोटो कुल था। म्यांमार की आजादी की लड़ाई की इंस्पिरेशन थी। सिलोन कांग्रेस हमेशा अपना प्रतिनिधिमंडल भेजती थी कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर। 19वीं सेंचुरी में क्योंकि डच, फ्रेंच इन सब के साथ एक कंपटीशन था, इसलिए चेन्नई से सिलोन का शासन संचालित होता